कि इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो आपको सीधे हजारों साल पीछे ले जाएगा। हमारा आज का टारगेट एकदम क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता ऐसे याद करो कि कभी भूलो नहीं। मतलब इसके फैक्ट्स आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे टॉपिक का एक मेंटल मैप बनाएंगे। इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, उदय और विस्तार। दूसरा, उनका कमाल का टाउन प्लानिंग। तीसरा, इकोनॉमी और खेतीबाड़ी। चौथा, उनकी रहस्यमयी धार्मिक मान्यताएं। और आखिर में 5वां, उनका पतन और उसके बाद का वैदिक युग। बस ये 5 पिलर्स और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए सबसे पहले पिलर पर आते हैं, राइज एंड एक्सटेंड, यानी इस सभ्यता की शुरुआत और फैलाव। स्क्रीन पर जरा इस मैप को देखिए। ये कोई छोटी मोटी बस्ती बिल्कुल नहीं थी। जरा सोचिए, ये लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत ही विशाल इलाका था। शुरुआत में ये पंजाब और सिंध के आसपास पनपी और फिर धीरे धीरे साउथ और ईस्ट की तरफ फैलती चली गई। इतने बड़े एरिया में एक जैसी संस्कृति का होना मतलब अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? अब अगर टाइमलाइन की बात करें तो इस सभ्यता का पीक टाइम था 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच। ये वो दौर था जब लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर उन्होंने कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना भी सीख लिया था। इसलिए तो हम इसे ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का ये एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। अब इस विशाल सभ्यता के बॉर्डर्स को याद रखने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बस इन 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स को याद कर लीजिए। नॉर्थ में चिनाब नदी के पास मंडा, ईस्ट में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, वेस्ट में दाश नदी पर सुतकागेंडोर और साउथ में प्रवरा नदी के पास महाराष्ट्र का दैमाबाद। बस इन 4 जगहों और इनकी नदियों को दिमाग में बिठा लीजिए और समझो पूरा का पूरा नक्शा आपके दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, अमेजिंग टाउन प्लानिंग। और यकीन मानिए, ये हिस्सा सच में आपको हैरान कर देगा। इन इमेजेस को देखिए। एक तरफ आर्टिस्ट की कल्पना है और दूसरी तरफ असली खंडहरों का एरियल व्यू। इन्हें देखकर एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। उनके शहर रैंडमली नहीं बसे थे। पूरे शहर को प्रॉपर 2 हिस्सों में बांटा गया था, अपर टाउन और लोअर टाउन। मतलब वहां घर बनाने से पहले बाकायदा आज के स्मार्ट शहरों की तरह एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता था। और इनके शहरों के जो फीचर्स थे ना, वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। उनकी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर काटती थी। घर बनाने के लिए धूप में सुखाई गई और आग में पकी हुई एकदम पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। हर घर में अपना एक आंगन और बाकायदा एक पर्सनल बाथरूम होता था। और सबसे कमाल की बात, उनका ड्रेनेज सिस्टम। धोलावीरा और कालीबंगा में जो नालियों और कुओं का सिस्टम मिला है, वो दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई और वाटर मैनेजमेंट को लेकर कितने ज्यादा एडवांस थे। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पिलर पर, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, यानी उस वक्त की खेती और अर्थव्यवस्था कैसी थी। सिंधु नदी के आसपास की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां खेती बहुत बढ़िया होती थी। वो लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, तिल, सरसों और मटर उगाते थे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बातें एकदम रट लीजिए। पहला, लोथल से हमें चावल के सबूत मिले हैं और दूसरा, मोहनजोदड़ो से कपास यानी कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। इन लोकेशंस को इन फसलों के साथ जोड़कर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है और एग्जाम्स में यह सवाल अक्सर फंसाता है। सिंधु घाटी के लोगों को तांबे और कांसे पर तो गजब की महारत हासिल थी, लेकिन उन्हें लोहे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जी हाँ, लोहे का बिल्कुल जीरो नॉलेज। इसको याद रखने की ट्रिक एकदम सिंपल है। याद रखिए कि ये कांस्य युग था, लौ युग नहीं। सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि उनके इकोनॉमी में और भी बहुत कुछ था। ये लोग क्राफ्टिंग में भी बहुत उस्ताद थे। मिट्टी के शानदार बर्तन बनाना, मोतियों और मनकों का काम, मूर्तियां तराशना और वो खास मोहरें यानी सील्स बनाना, ये सब उनके रोजमर्रा के काम थे। ये सब चीजें उनकी बेहतरीन कारीगरी का जीता जागता सबूत हैं। उनकी लाइफस्टाइल कितनी सोफिस्टिकेटेड थी, इसका अंदाज़ा आप इस प्राचीन तांबे के शीशे को देखकर लगा सकते हैं। इसके अलावा वो व्यापार में नापतोल के लिए बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड वजन यानी बाट का इस्तेमाल करते थे। इससे ये साफ पता चलता है कि उनका बिजनेस सिर्फ आसपास के गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और दूर दूर तक फैला हुआ था। अब हम पहुंच गए हैं चौथे पिलर पर, मिस्टीरियस रिलीजियस बिलीफ्स, यानी उनकी कुछ रहस्यमयी धार्मिक मान्यताएं।
देखिए, उनके धर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति को देखना, क्योंकि उनकी मान्यताएं पूरी तरह से नेचर और प्रतीकों पर टिकी थीं। वे मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। और हाँ, वो बहुत ही फेमस पशुपति सील याद है? उससे पता चलता है कि शायद वो भगवान शिव के किसी शुरुआती रूप की भी उपासना करते थे। इसके साथ ही लिंग और योनि की पूजा और प्रकृति का सम्मान करते हुए जानवरों और पेड़ों की पूजा करना भी उनके समाज में बहुत आम था। और ये सारे पूजा पाठ सिर्फ घरों के अंदर नहीं होते थे। कालीबंगा में जो फायर ऑल्टर्स या अग्नि वेदियां मिली हैं और मोहनजोदाड़ो का जो विशाल ग्रेट बाथ मिला है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वहां बड़े पैमाने पर पब्लिक रिचुअल्स भी होते थे। मतलब एक ऐसा समाज जो अपने डेली रूटीन में इतना ऑर्गेनाइज था, उसने अपने धार्मिक आयोजनों के लिए भी एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बना रखे थे। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पिलर पर, डिक्लाइन एंड वैदिक एरा, यानी इस महान सभ्यता का पतन और उसके बाद का वैदिक युग। अब यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जिसने इतिहासकारों को हमेशा से परेशान किया है। जरा सोचिए, इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, एकदम ग्रिड पैटर्न वाली चौड़ी सड़कें, इतना फलता फूलता व्यापार, फिर ऐसा क्या हुआ कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक से ये सब खत्म होने लगा? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन 1900 से 1700 ईसा पूर्व के बीच का वो समय इस शानदार सभ्यता के पतन का गवाह बना। हड़प्पा सभ्यता के इस पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई। ये दौर था आर्यों के आने का और वैदिक काल की शुरुआत का। इस एक बदलाव ने पूरे इलाके की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ रीसेट हो गया था। इसी नए वैदिक युग ने दरअसल आज की मॉडर्न इंडियन कल्चर की नींव रखी। समाज के नियम नए सिरे से बने और जो हमारे महान ग्रंथ हैं जैसे वेद और उपनिषद, वो सब इसी दौर में रचे गए। आज हम अपने समाज में जो बहुत सी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं देखते हैं, उनकी असली जड़ें इसी काल में जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, अब चलते चलते एक सवाल आपके लिए। क्या आपको नहीं लगता कि हड़प्पा सभ्यता का वो शानदार वाटर मैनेजमेंट और वो 90 डिग्री वाला परफेक्ट अर्बन प्लानिंग आज भी कहीं ना कहीं हमारे स्मार्ट सिटीज के नक्शों में छिपा हुआ है? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज भी सांस लेता है। अगर आप इन फैक्ट्स को इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हड़प्पा सभ्यता ऐसे याद हो जाएगी कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।